जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीटेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर हिंदी में यानी 9 दिसंबर 2018 को पूछे गए थे। और यह जो प्रश्न है जूनियर लेवल का है, यानी क्लास 6 और 8 के लिए, जो कि 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद आपके लिए हम वीडियो यहाँ पर लाते हैं। और आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं तो कर दीजिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी, और वीडियो को लाइक और फटाफट सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो यहाँ से हम प्रश्नों को देखेंगे। भाषावन जो हिंदी है, इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को यानी 31 से 38 तक के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज को बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना है और आप लोग भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलिए देखते हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने जो है इस पर मंजूरी दे दी। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो इसको गद्यांश को मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पर जो है इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है आज का, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? स्वतंत्रता से, समानता से, निर्णय में हिस्सेदारी या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता से भी प्रेरित हुए लोग, समानता से भी यानी अपने समानता के हक को लेने के लिए, और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी मांगने के लिए जो है यहाँ पर समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, स्वतंत्रता, तीनों आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि तीनों सही है, जो कि आपका राइट आंसर डी में दिया गया है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर उसी में मिलेंगे 31 से 38 तक के प्रश्नों को। अब हम बार बार गद्यांश की ओर नहीं जाएंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने या फिर सदस्यों ने? तो आज़ादी तो हमें ब्रिटिश सरकार से लेनी थी, तो ब्रिटिश सरकार जो है स्वतंत्रता संघर्ष नहीं चलाएगा, जबकि यह जो है पूरे देश की जनता ने जो है आज़ादी के लिए संघर्ष चलाया। राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर बी के साथ। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल्य है, समानता भी है, सब एक समान है, सबको समानता का अधिकार है, सभी स्वतंत्र हैं और सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने यानी रखने की जो है उसे स्वतंत्रता है। यानी राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आंदोलन का क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासक चले गए, सरकारी की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों में हिस्सेदारी मिल गई या फिर लोकतंत्र स्थापित हो गया? तो आंदोलन का जो है यह असर पड़ा कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। गद्यांश में यही दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए एक बार दिखाई देते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा पर समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। तो आप लोग इस प्रकार से परीक्षा में जो शिफ्ट वाइज ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो बहुत लोग बता रहे हैं कि प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों का जो है टफ पेपर आ रहा है, यानी जो उसका गद्यांश पद्यांश आ रहा है संस्कृत और हिंदी का काफ़ी टफ आ रहा है। तो इसी में से आ रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की और अपना जो है
प्रेजेंट ऑफ माइंड यहाँ पे लगाने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर आज़ादी दो। तो इस गद्यांश में यही बात किया गया है कि उसमें जो है विधायिका को चुने हुए सदस्यों किसमें, ब्रिटिश में, उसमें जब चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है या फिर संघर्ष जो है मनुष्य को निखारता है। तो यहाँ पर जो है संघर्ष मनुष्य को जो है सफलता दिलाता है, संघर्ष से ही मनुष्य सफलता पाता है, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। यही जो है सबसे सटीक और सार्थक वाक्य है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी या फिर खुलेआम नाक बन रही थी। तो यहाँ पर जो है सबसे सार्थक प्रयोग किस वाक्य में किया गया है खुलेआम शब्द का, इसका आंसर बताना है, यानी खुलेआम बुराइयां हो रही थी। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो आपको एक बार गद्यांश को बस अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद से जो है आपको यहाँ पर अपने 31 से 38 तक के जो प्रश्न है उसको आंसर इसी में से देना है। तो यहाँ पर जो खुलेआम उसकी आलोचना हो रही थी, यानी उनकी बुराइयां हो रही थी, खुलेआम शब्द इसमें आया भी है गद्यांश में। अगला प्रश्न देखेंगे, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? चढ़ता दबाव गिरता गया, हवा का दबाव कम हो गया, भीड़ भाड़ दबाव से था या फिर सभी चुपचाप दबाव से थे। तो यहाँ पर कौन से हमारे विकल्प में ये जो है सटीक बैठेगा, कहाँ पे इसका प्रयोग होगा, इसको यहाँ पर बताना है। यानी हवा का जो प्रेशर होता है, दबाव क्या होता है, वो जो है कम हो गया, यह सबसे सटीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा बी के साथ। हवा जो है दबाव डालता है अपनी विपरीत दिशा में, जब चलता है हमारे विपरीत से जब हवा आती है तो हम पे क्या डालती है, दबाव डालती है। अब नीचे दिया गया जो कविता है, पंक्ति है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का जो 39 से 45 है उसका सही उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। मुख्य गायक से चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक अब अंतरे की जटिल तीनों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे टूटा हुआ सामान। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे 2 बार में और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आपको इसको जो है इसका आंसर देना है। चलिए बताते हैं, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? सहयोगी, सहृदय, समरस या फिर संगदिल। तो इसमें जो है कवि जो है किसको कह रहा है? गायक के चट्टान स्वर भरी साथ देती है, साथ देती है, यानी यहाँ पर जो है सहयोगी की बात की गई है। यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चट्टान जैसी भारी स्वर से आशा है, मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़ या फिर पत्थर की आवाज़। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रेजेंट ऑफ माइंड, चट्टान जैसे भरी आवाज़ यानी गंभीर आवाज़ से मतलब है, इस स्वर से क्या आशा है? गंभीर आवाज़ से। राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं। अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है या फिर बेलगाम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, खोने से यहाँ आशय है, यानी उसी में लीन हो जाता है गाते गाते, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अनहद शब्द में कौन सा, यहाँ पर आपको बताना है इसमें या उपसर्ग वाला सही है या फिर प्रत्यय वाला। अ उपसर्ग है, द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है या फिर हद प्रत्यय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्यय जो हमारा आता है लास्ट में आता है और जो उपसर्ग आता है वह शुरू में आता है। तो हमारा जो है किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। तो यहाँ पर अनहद शब्द में जो है अन उपसर्ग है, अन क्या है? उपसर्ग है, और हद क्या है? ये अंत का शब्द है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अनह, अगर हम अनह करें, द को प्रत्यय को अगर इसमें निकाल दें तो अनह का कोई हमको अर्थ यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर अन को हटा दें, हद आ जाएगा, तो यहाँ पर
सटीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर या फिर भयभीत स्वर। तो राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका जब आप कविता को पंक्ति के पूरे भाव से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गंभीर स्वर है वो धीरे धीरे क्या होता है, गिरता हुआ, यानी धीरे धीरे स्वर बुझता जाता है, यानी धीरा होता जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, संगतकार का अर्थ है गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला या फिर गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो यहाँ पर जो संगतकार का अर्थ है गायक के साथ जो गाता है, यानी उसके आवाज़ में आवाज़ मिलाता है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, ढाढ़स बधाना का अर्थ है तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना या फिर रक्षा सूत्र बांधना। यहाँ बांधना नहीं दिया गया है, बधाना दिया गया है। तो रक्षा सूत्र बांधना ये तो होगा ही नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, यानी तसल्ली देना। ढाढ़स बधाना माने तसल्ली दिलाना। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर फिर से नीचे निर्देश दिया गया प्रश्नों में से सबसे सही और उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को यहाँ पर चुनना है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, अब यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न यानी बाल मनोविज्ञान के प्रश्न यहाँ पर शुरू हो गए हैं। केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। तो पेडागोजी में जो है आपको सबसे सकारात्मक आंसर ढूंढना है, जितने भी नकारात्मक टैग वर्ड है उसको क्रॉस कर लेना है, यानी विकल्पों को छांट लेना है, उसको अलग कर लेना है। तो इसमें केवल की बात की गई है, घर की भाषा सुनने को मिले, थोड़ा सा ये सही है, मतलब उतना पूरा सही नहीं है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री भी सही है, अर्थपूर्ण भी है और सुनने पढ़ने को मिले, यानी ऑप्शन बड़ा भी है, सटीक भी है। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, चार्ट अधिक से अधिक कक्षाएं में लगाया जाए। तो यहाँ भाषा पढ़ने सीखने के लिए जो है बात की गई है, तो पढ़ने के लिए यह जो है चार्ट लगाने से नहीं होगा जब तक जो है पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने का माध्यम है, पढ़ने का माध्यम है, बातचीत करने का माध्यम है या फिर सुनने का माध्यम है। तो यह जो है भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह जो है स्वयं से पढ़ने का भी माध्यम है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़के हो कर रोते हो यह कथन। तो यह जो है आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार का है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ये दोनों ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को, यहाँ पर बच्चों की दृष्टि और अध्यापकों की दृष्टि दिया गया है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने का बाध्य करता है या फिर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने का बाध्य करता है। तो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो है जेंडर रूढ़िवादिता से प्रश्न है, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया जो कि प्राइमरी स्तर पर पूछा जाता है। यानी राइट आंसर इसका जो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यह जो है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है या फिर कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कहानी में कथानक का होना जो है आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया, एक भाषा के अध्यापक में बच्चों में, अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल। अब जहाँ भी बल देने की बात की जाए नेगेटिव है, क्रॉस कर दीजिए। अब अगला ऑप्शन देखेंगे, इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, बल नहीं देना है। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ विविध की जहाँ भी बात की जाए, विविधता मिले कई तरह से, तो वह जो हमारा सही होता है। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो बल तो यहाँ पर सभी में दिया गया है, बिना बल के कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपका एक सकारात्मक टैग वर्ड होता है जिसमें विविधता जहाँ भी बात की जाए या बहुआयामी बहुभाषा जहाँ भी आपको मिले, आंसर फटाक से वहाँ पर लगा देंगे। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी यह बहुत हद तक क्या है,
संभव है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, जैसे हम लोग अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू कई तरह से लैंग्वेज में, संस्कृत में लिखते हैं, तो यह जो है बहुत हद तक क्या है, संभव है। तो राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान में है, किसी में पढ़ने में है, अध्यायों में है, केंद्र में है या फिर प्रारंभ में है। तो भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा सभी विषयों को केंद्र में है, यानी सेंटर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, या फिर कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या फिर अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो यहाँ पर हमको सकारात्मक आंसर ढूंढना है, न कि नकारात्मक। तो इसमें जो है निश्चित नहीं करना है, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। इसमें सबसे जो सटीक राइट आंसर दिख रहा है बी में, यानी कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, विविध संदर्भों की बात की गई, सकारात्मक है। अब आपको पता हो गया आंसर किसके साथ जाएगा। व्याकरण, समस्त व्याकरण की बात नहीं करनी है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा यह जो है ऑप्शन बी के साथ जाएगा, यानी विज्ञान विषय को गहराई से जानना। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या फिर लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो यहाँ पर जो लेखन क्षमता के आकलन की बात की गई है, तो यहाँ पर जहाँ भी अर्थपूर्ण की बात की जाए हमारा जो है वहाँ पर सकारात्मक आंसर होता है, यानी अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और स्पष्ट है, या फिर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा बहुभाषी, जहाँ बहुभाषिकता की, बहुआयामी की बात की जाए वही हमारा राइट आंसर होगा, सबसे सटीक आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। पेपर आपके भले प्रीवियस ईयर के हैं, उनका PDF बना के अलग से प्रश्नों को जुटा के फिर वीडियो बनाया जाता है, ताकि आप लोगों को जो है कुछ इससे आइडिया मिल सके कि पिछले एग्जाम में प्रश्न जो है कहाँ से और कैसे पूछे गए हैं। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो उसी से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या फिर बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देने की कोई बात नहीं है, बताने की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है सबसे सटीक आंसर जो माना जाएगा, पाठ को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जहाँ भी मदद की, सहायता की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए, सकारात्मक आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में बढ़ने के अवसर देना, या फिर पूरे देश को पढ़ाने का अवसर देना। तो यहाँ पर जो है, अब जहाँ पर भी अवसर की बात किया जाए वहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा सकारात्मक ऑप्शन सी के साथ, यानी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना जो है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का आपके स्क्रीन पर, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें
पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे या फिर उनमें कम गतिविधियां कराएंगे। तो उन्हें हम अलग नहीं करेंगे, ना ही उनकी गतिविधियों को कम करेंगे, जबकि हम जो है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है और बिना साधन के भी यानी TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के उनकी जो है अधिगम अच्छे से नहीं होगी। इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे, और वीडियो पसंद आया हो, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।